सभी का मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के अखिलेश से नाराज होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। सियासी अफवाहों को अब और बल तब मिला है जब आजम खान भतीजे को छोड़ चाचा शिवपाल से मिलने उनके घर पहुंच गए। जेल से लौटने के बाद आजम अभी तक अखिलेश से नहीं मिले हैं, या यूं कहें कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे से मिलने की कोशिश ही नहीं की है। इसे क्या समझा जाए? इशारे तो आज आजम खान की तरफ से आए हैं। आज उन्होंने संकेत दिया कि आगे के सियासी सफर के लिए सही वक्त और सही कश्ती का इंतजार है। वहीं सदन में अखिलेश ने सरकार पर जितने जोरदार सवाल उठाए, सीएम योगी की तरफ से उन्हें उतने ही दमदार और करारे जवाब मिले। करेंगे इन्हीं मुद्दों पर बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिर सियासी तूफान, शिवपाल से मिले आजम खान। अखिलेश समझेंगे आजम खान के इशारे। मैं नाराजगी के हैसियत में हूँ ही नहीं सर। परसों एक बीमार कमजोर आदमी माफिया में देश का सैकड़ों हजारों, लेकिन हाँ भाई धक्का मेरे वास्ते बहुत अच्छी है। आज कोई दरार नहीं है। आजम को इंतजार, किस कश्ती में होंगे सवार? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है। अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात करने कई बार ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है। किसी और दल के आएंगे, उनका भी स्वागत है। लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर से ही अखिलेश यादव के नेतृत्व पे सवाल खड़ा हो रहा है। आजम खान ने जो इशारे में कहा है वो भी उसी का एक भाग है। सदन में अखिलेश और योगी का वार पलटवार। और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। सवाल जितने जानदार, जवाब उतने दमदार। लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी, या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया। यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। तो सवाल यही है कि आखिर आजम खान को किस कश्ती का इंतजार है जिसकी उन्होंने इशारों में आज बात कही। आइए ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं आज का पूरा घटनाक्रम कि आखिर आज आजम खान ने इशारों में किस तरह के संकेत दिए हैं। आजम को इंतजार, किस कश्ती में होंगे सवार? समाजवादी पार्टी से नाराजगी की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। क्यों तेज हुई है? शिवपाल से मिलने पहुंचे थे आजम खान, लेकिन अब तक अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद पहली बार मुलाकात हुई है, वो भी शिवपाल यादव से। अब तक आजम और अखिलेश का आमना सामना नहीं हुआ है, मतलब दोनों ही नेताओं की अभी तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। दोनों की तरफ से मुलाकात की पहल तक नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि दोनों ने फोन पर बात की है 40 मिनट, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुलाकात नहीं हुई तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है।
आलोक अवस्थी जी है भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ। इसके अलावा अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा है सुभासपा प्रवक्ता, अरविंद यादव हैं प्रवक्ता पीएसपीएल, विशाल मिश्रा आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया आपसे यही, आजम खान साहब जो अपने चिर परिचित शायराना अंदाज और इशारों और संकेतों के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने कश्ती की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई माकूल कश्ती तो मिले, मतलब बदलने के मूड में है आजम खान साहब। मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो आपको बधाई, आप भी हमारी तरह हरे कलर में आ गई हैं। आपको भी हरा रंग अच्छा लगने लगा, अच्छी बात है। शांति का देश के झंडे का चारों तरफ अभिन्न अंग है, हरियाली का प्रतीक है, सबको अच्छा लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, झंडे का है ये, हाँ अच्छी बात है। आप कोई जब मुझे हरे कपड़े में बोलेगा तो आप जरूर बोलिएगा कि ये तिरंगे का कलर है। देखिए सवाल ये नहीं है, आप उन्होंने एक कहने का अंदाज होता है, हर आदमी का कहने का, बात करने का, चूँकि वो पढ़े लिखे, वो बहुत ज़्यादा शब्दों में उनका अंदाज होता है, बोलने का तरीका होता है, व्यंग होता है, व्यंग। उन्होंने पत्रकार को व्यंग दिया। अब व्यंग को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है सोचो। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता है, उसको धीरे धीरे चूँकि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, यहाँ पे जो कानून व्यवस्था जिस तरह से पूरी तरह से टूट चुकी है, यहाँ कोई किसी को कहीं भी किसी तरह कोई कानून व्यवस्था बची नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए देखो कैसे मुद्दे लाते हैं। कभी ज्ञानवापी लाएंगे, ज्ञानवापी से हो जाएगा तो समाजवादी की बात करने लगेंगे, लेकिन समाजवादी के नेता की बात करने लगेंगे। अरे प्रभु, ज्ञानवापी भाजपा थोड़ी लाई है, वो तो हिंदुवादी संगठन लड़ रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कई साथी हैं, कुछ अंधेरे में पीठ के पीछे रहते हैं, कुछ आगे चलते हैं, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, वो करते कुछ दिखाई पड़ते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ते। वो रहते हैं भाजपा के सदस्य हैं, उनका काम ही है कि हिंदुस्तान को उलझाए रखो। आस्था जी, ये हिंदुस्तान एक संयुक्त परिवार की तरह है, जैसे परिवार होता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर मुट्ठी में तरह रहते हैं। तभी तो अंग्रेजों को दिया था एक मुक्का, अंग्रेज भाग गए यहाँ से, क्योंकि ये ताकत होती है संघ परिवार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ना चाहती है, ताना वाना भिन्न करना चाहती है, आपस में नफरत की राजनीति फैला के एक अच्छा खासा हमारे देश में, हिंदुस्तान की तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देख पाता। क्यों? उन्हें पता है यहाँ सभी जात धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति में इतनी बिजी हो जाती है कि जनता की मूलभूत समस्याएं जो हैं, मैंने आपको बोला ना, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, हेल्थ व्यवस्था, यहाँ पे किस तरह से लोग परेशान हैं, बिजली का क्या हाल है, इस पे चर्चा ना हो पाए, किसी तरह से इस पे बात ना हो पाए, तो कभी उलझाए रखो। अगर वो ज्ञानवापी से निकलते हैं तो अब समाजवादी पार्टी के उन्होंने क्या किया, किस नेता ने खाया, किस नेता ने नहीं खाया, कौन नेता ने क्या कपड़े पहने थे, किस नेता ने क्या कपड़े पहने थे, कौन क्या कर रहा है, यही काम है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अरे आपका काम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना, विकास की राजनीति करना। तो आप उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? आप उत्तर प्रदेश को इसी राजनीति में उलझाना चाहते हो क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये मुद्दों से ध्यान भटकाना है? आज आजम खान साहब शायराना अंदाज में जो बात कह रहे हैं, सपा कह रही है कि उनको आजम खान में क्या दिलचस्पी है, वो तो देश के मुद्दों की बात करें, प्रदेश के मुद्दों की बात करें। विधानसभा में आज अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक दूसरे को जिस तरह जवाब देते नजर आए, सीएम ने तो यहां तक कहा कि कुछ लोगों की गर्मी शांत हो गई है। निश्चित रूप से कई लोगों की गर्मी शांत हो गई है। आपको याद होगा चुनाव के समय पे कुछ लोगों ने कहा था सूचियां बन रही है, हम एक एक से बदला लेंगे, चुन चुन करके बदला लेंगे। ये भी कहा गया था कि पेशाब से दिए जलवाए जाएंगे। तो आज ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है, उन बदमाशों को जेल की जगह दिखा दी गई है, जिनकी गर्मी बहुत बढ़ रही थी, जो प्रदेश में बदला लेने की बात कर रहे थे, आज जेल में गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं कि हमको जो है कोई बदला नहीं लेना है, और जेल में जो है उनकी सारी गर्मी ठंडी की जा रही है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही कि छुपे हुए तमाम जो है आस्तीन के सांप हैं, तो वो अखिलेश यादव की आस्तीन में बहुत सारे से सांप हैं। अपराधी, दंगाई, आतंकवादी, ये बी टीम है। समाजवादी पार्टी खुल करके उनका समर्थन करती है और करने वाले अपना काम करते हैं। यह समाजवादी पार्टी का ये वो रहा है, मैनिफेस्टो रहा है, इनके साथ ये बिना रह नहीं पाते। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आजम खान साहब ने स्वयं जब वो जेल के अंदर थे, उन्होंने सपा के किसी भी डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने के मीडिया प्रभारी ने तमाम आरोप लगाए थे अखिलेश यादव के ऊपर, और आज तक आजम खान के परिवार ने कोई खंडन नहीं किया। यानी कि जो भी गंभीर आरोप लगे थे उसके लिए सीधे सीधे आजम खान ने कहा कि सही हमें वक्तव्य दिया गया है। तो आज आजम खान को जो है ये बात कर रहे हैं। आजम खान ने आज तक जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं माना है।
तो अगर अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि आजम खान जो है पार्टी से बाहर चले जाए, जैसे शिवपाल यादव बाहर चले गए, जैसे उन्होंने अपने पिता को हटा करके जो है गद्दी का हथियार लिए। ठीक है, आजम खान जो लाल टोपी जो पहनते, लाल टोपी भी आजम खान नहीं पहन रहे हैं। उनको इतनी घृणा हो गई है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से कि वो टोपी भी नहीं पहन रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है मुझे कोई कश्ती मिल जाएगी तो जो है फिर मैं अपनी सवारी छोड़ दूंगा, मैंने तो कुछ सोचा नहीं था। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो ठग्गू के लड्डू होते हैं ना, जो कहा जाता है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये अखिलेश यादव में पूरी तरह चरितार्थ होता है। और अखिलेश यादव के जो आस्तीन के सांप है उसके बारे में अनुराग भदौरिया ने बता दिया है कि अपराधी, दंगाई, आतंकवादी उनके आस्तीनों छुपे रहते हैं। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल जो सबको अभी तक अचंभित कर रहा है, सबके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर अखिलेश यादव और आजम खान अभी तक मिले क्यों नहीं है। विधानसभा के अंदर भी कुर्सी बराबर में लगाए बैठे रह गए अखिलेश यादव, और आजम खान आए तक नहीं। सत्र से पहले पार्टी की बैठक हुई, उसमें नहीं पहुंचे वो। अब मैं बात कह दूं, देखो अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ने साफ कर दिया, प्रवक्ता ने, कि हमने आजम साहब के ऊपर में झूठे मुकदमे लगाए थे, क्योंकि वो आज आजम साहब कह रहे हैं। जो लोग ये किस तरह का हल्ला मचाते थे टीवी पे, आज आजम साहब कह रहे हैं। इसलिए आपको बधाई, हाथ जोड़ के बधाई, प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम साहब के बारे में आपने शब्द अच्छे इस्तेमाल किए। कम से कम ये तो मेरी जीत है, ये तो हमारी जीत है। हम इतने दिनों से लड़ रहे थे आपसे, हम कह रहे थे कि वो उन पे आपने किताब चोरी, बकरी चोरी, ये चोरी, वो चोरी के जो झूठे मुकदमे लगाए थे, कम से कम आपको एहसास हुआ कि मुकदमे झूठे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला उनको आंतरिक जमानत दी, यही सोच के जमानत दी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ये एक करके बात रखिए, एक करके बात रखिए। 1 मिनट आलोक अवस्थी, सम्मान दे रही है, उनको सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। यही हमारी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समझ में आया कि आपने झूठे मुकदमे लगाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी और आज जनता भी सम्मान लेकिन अनुराग जी ये कहाँ कह रहे हैं आलोक अवस्थी, मुकदमों पर तो कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा है कि हम तो तहजीब से बात करते हैं, हम तो इज्जत देना जानते हैं, इसीलिए आजम साहब कह रहे हैं। लेकिन मुकदमे झूठे लगाए, ये सब बात कहाँ से आई आलोक अवस्थी जी? मुकदमे झूठे मुकदमे थे, सब पर बेल मिल गई। ठीक है अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए। क्या बोलते थे ये लोग? इन्होंने मेरे ऊपर रख के बातें कही, मुझे जवाब देने का अवसर मिला। ठीक है, 20 सेकंड जवाब पूरा कीजिए आलोक अवस्थी जी, मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। इस्तेमाल करते थे, साहब तो लगाने लगे, ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पिता की इज्जत नहीं करी, जिन्होंने अपने चाचा की इज्जत नहीं करी, जिन्होंने अपने चच्चा आजम चच्चा की इज्जत नहीं करी है, या चाहते नहीं है कि कोई उन पर सरपरस्ती रहे, वो उन्होंने संस्कार नहीं होता उनके अंदर है। संस्कार होते तो अपने पिता का सम्मान करते, अपने चाचा सम्मान करते, और आजम खान सम्मान करते। जिन्होंने 2 साल 27 सीटें किस बात को आपको नहीं गई है? क्या महंगाई पे चर्चा करोगे, बेरोजगारी पे चर्चा करोगे, महिलाओं के जवाब सुन लीजिए, या बिजली पे चर्चा करोगे, हेल्थ व्यवस्था पे चर्चा करोगे, कैसे हम समाज को उन्नति की तरफ ले जाएंगे? एक एक करके बात रखिए। अनुराग जी, आपने आरोप लगाया झूठे मुकदमों का, आपने कहा कि भाजपा को यह एहसास हो गया है, उसने मान लिया है कि हमने झूठे मुकदमे लगाए आजम खान पर। अब उसका जवाब दे रहे हैं आलोक अवस्थी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आलोक अवस्थी जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद पीयूष मिश्रा। मंत्री रहते हुए, आजम खान मंत्री रहते हुए गरीबों की जमीन पर कब्जा करी, किताबें चोरी करी, जमीन चुरा के रखी, यहाँ तक की जो है कब्रिस्तान की जमीनें भी खरीद ली, यहाँ तक की जो है जो यतीम खाना था उस पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि अनाथ बच्चे जहाँ पलते हैं, गरीब महिला जिसकी रोजी रोटी का सामान ये खाली जमीन है, वो तक शासन में लिखवा लिया आजम खान ऐसे अपराधी है, और उसको जेल में जाने को मिलनी पड़ रही है। 27 महीने उनको जेल में रहना पड़ा है, और आगे अभी उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ट्रायल फेस करने के बाद उनको सजा दिलाई जाएगी। ठीक है आलोक अवस्थी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा, आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा। डिबेट में मैं अब अरविंद यादव जी को लेकर आ रही हूँ। ठीक है अनुराग जी, अरविंद यादव जी पीएसपीएल के स्पोक्स पर्सन है हमारे बीच में। अरविंद जी बताइए, सुगबुगाहट यहाँ पर यह भी हुई थी कि नाराज चचा कहीं चाचा के साथ तो हाथ नहीं मिला लेंगे, कोई एक नया ही मोर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में तो नहीं देखने को मिलेगा, वो मोर्चा जो सीधे तौर पर भाजपा में तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन 2024 के लिए कोई समर्थन जरूर दे सकता है। आस्था जी देखिए, मैंने बहुत ही धैर्य के साथ सबको सुना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी भी बातों को लोग सुने। चूंकि आस्था जी जो आपने सवाल किया है, मैं अभी जवाब दूंगा तो कुछ लोग लगेंगे लाल पीले हरे होने, मुझे उम्मीद है, और हमारी डिबेटों से लोग भागते भी हैं, ये भी मुझे पता है। तो सुनने का धैर्य रखें और सुने।
कहना नहीं चाहिए। आदरणीय आजम खान साहब की एक बात नहीं आस्था कौशिक जी, समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जो लोग समाजवादी आंदोलन को इतना मजबूत किए, आज सबकी स्थिति उसी आजम खान साहब की तरीके से हो गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है, उपेक्षा किया है। समाजवादी पार्टी ने नेताजी के साथ संघर्ष करने वाले लोगों को एक एक करके चुन चुन करके, जनपद का कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जो नेताजी के साथ संघर्ष किया हो आज दुखित न हो। कहीं ना कहीं आप एक दो नाम नहीं है, अनेकों नाम है। कई बार मैं चैनलों पे गिनाता भी हूं, आपके यहां भी गिनाया हूं। आजम खान साहब का ही सवाल नहीं है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर उस नेता के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने नेताजी के साथ लाठियां खाई, जेल गए, संघर्ष किए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में शिवपाल यादव कोई ऐसे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं जो अखिलेश यादव से नाराज हो, समाजवादी पार्टी से टूट सकते हो, और 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा से नजदीकी की संभावना का अपमान होगा, नेताजी के साथ संघर्ष करने वालों की उपेक्षा होगी, नेताजी के साथ जेल जाने वालों की उपेक्षा होगी, अपमान होगा, बेइज्जत किया जाएगा। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी सब कुछ समर्पण कर देने के बाद बार बार अपमान किया जाएगा, तो आस्था जी क्या ये सवाल नहीं बनता? लेकिन सपा तो मानती नहीं ना कोई अपमान हुआ है। चाहिए पीयूष अरविंद जी, समाजवादी सपा मानती ही नहीं कि कोई अपमान हुआ है, सपा मानती नहीं कि कोई नाराजगी है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम शिवपाल यादव के भी साथ है, आजम खान साहब भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, वो तो मानते ही नहीं कि कोई अपमान हुआ है। अच्छा ये बताइए कैसे साथ हैं? इसी तरीके साथ हैं कि आप आजमगढ़ के जेलों में मिलोगे, आप वाराणसी के जेलों में मिलोगे, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर जेलों में जाएगा, आजम खान साहब से मिलने नहीं जाएगा। यही सम्मान है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी सब कुछ समर्पण कर दे, उसके बाद विधायक दल के बैठक में आप नहीं बुलाएंगे, बार बार अपमान करेंगे, बार बार जलील करेंगे। सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, वही आदरणीय शिव कुमार बेरिया जी के साथ वही करेंगे, भगवती जी नहीं रहे उनके साथ आप वही किए, माननीय सरदार प्रताप शुक्ला जी के साथ वही किए, मैं कह तो रहा हूँ अजीम भाई के साथ वही किए, हरिओम जी के साथ वही किए, गोरखपुर में जयप्रकाश जी के साथ वही किए, साकिर अली जी देवरिया में नहीं रहे उनके साथ आपने वही किया, सदा फातिमा जी के साथ वही किया। आपने बाकायदा नाम लेकर डिस्ट्रिक्ट में उनका पद बताकर बता दिया है कि किसके साथ क्या क्या हुआ है। अब अनुराग भदौरिया इस पर जवाब देंगे। अनुराग जी बताइए, क्या सब कुछ सही है समाजवादी पार्टी के अंदर? ये तो फेहरिस्त बढ़ती जा रही है कि किन नेताओं का अपमान हो रहा है, उनकी पार्टी के अंदर कोई पूछ नहीं है। कौन बोल रहा था मुझे पता नहीं, कौन कह रहा है? प्रसपा के प्रवक्ता है अरविंद यादव जी, पक्ष रख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो देखिए हम तो बीजेपी से बात करते हैं, अब कौन कहां से आया मुझे उसका पता नहीं, और पूछिए दोबारा। अच्छा, मतलब शिवपाल यादव का जो पक्ष है उसके लिए आपका पक्ष ये है कि कौन कहां से आया हमें क्या पता। शिवपाल यादव अब आए बाएं के नेता हो गए आपके लिए। अनुराग जी, आपने मान लिया कि प्रसपा या शिवपाल यादव अब आए बाएं के नेता हो गए आपके लिए, कौन कहां से आया है, क्यों सुने उनकी बात, किसका अपमान हुआ? यही भदौरिया है जो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी नहीं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पैरों की अच्छे से मालिश करना जानता था और चापलूसी के दम पे प्रवक्ता बना हुआ है। ये मुझसे डिबेट तो कभी करता नहीं और मुझे पता है केवल आए बाएं दाएं यही बातें करेगा। अरविंद जी नहीं, किसको नहीं? भदौरिया जी देखिए रिक्वेस्ट मेरी यही है, आप लोग इस तरह एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। हो सकते हो अरविंद जी, पर्सनल अटैक इस तरह आप लोग मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे लिए हमारे सभी मेहमान सम्मानित है और ये मंच सबके लिए है, बराबरी का समय सबको मिलता है अपना पक्ष रखने के लिए, अपना तर्क रखने के लिए, लेकिन उसकी आड़ में आप लोग ऐसे शब्दों को और ऐसी बातों का इस्तेमाल मत करिए एक दूसरे के लिए। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी करी। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ है, बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे, एक बार मैं लौटूंगी आपके पास अरविंद जी। पीयूष मिश्रा सुभाष हमारे साथ है। डिबेट से उठ रहा हूँ आस्था जी। अनुराग जी मैंने समझा दिया उनको, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। अभी बहुत से सवाल मुझे भी करने हैं आपसे, आप बैठे रहिए, आप बहुत से सवाल मुझे भी करने। मैंने बोल दिया अरविंद जी को, मैंने बोल दिया अरविंद जी को। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं डिबेट करूंगा, मैंने बोल दिया है अनुराग जी। नहीं है जो जूता भी नहीं मेरा उठाने की हैसियत हो, जिसमें कि भदौरिया का जूता भी छू ले, उसको आप डिबेट में बुलाओगे? नहीं, डिबेट में बात करता मैं। अनुराग जी जिसको हम जूते की मेरे जूते भी नहीं छू पाए उसको आप बुलाते हो? अच्छा ठीक है, उन्होंने आपके लिए बोला, आपने उनके लिए बोला, और मेरा ये कहना है कि इस मंच से कोई किसी पर इस तरह का अटैक नहीं करेगा। जिसकी कोई हैसियत नहीं हो,
जो यहाँ यानी रोड छाप को आपने उठा के बैठा दिया और रोड छाप आके यहाँ आए बाएं साहेब बोलेगा और हम आपकी डिबेट में आएंगे। नहीं आते आपकी डिबेट में आस्था जी, चैलेंज करता हूं, नहीं आऊंगा। अनुराग जी, ऐसे लोगों के खटिया की डिबेट में आऊंगा जिन घटिया लोगों को मुझे आपसे सवाल करना है, आप रुके रहिए, आप रुके रहिए, मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले बाकी पैनलिस्ट जो अभी तक नहीं बोले हैं डिबेट में, देखिए हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान है, अनुराग जी, हर मेहमान का सम्मान है, सबको बराबर का वक्त मिलता है। पीयूष मिश्रा है सुभाष सपा के प्रवक्ता। पीयूष जी बताइए, सुभाष सपा की तरफ से भी बयान ये आने लगा है अब कि अखिलेश यादव जो है उनको अब एसी से बाहर निकलना चाहिए, नेताओं से मिलना चाहिए, ग्राउंड पर जाना चाहिए, और ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैं खुद उन्हें एसी से बाहर निकाल के जाऊंगा। मतलब आप कहीं ना कहीं पार्टी की अब भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आप साथ लड़े, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इसी मोड में पार्टी 2024 कंपीट कर पाएगी, नहीं कंपीट कर पाएगी? आप भी क्या आप सवाल उठाने लगे हैं सपा पर और अखिलेश यादव की कार्यशैली पर? देखिए आस्था जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अब जो लड़ाई है, जो बेरोजगारी की, न्याय की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसको जमीन पे आके लड़ना पड़ेगा और सबको निकलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही एक दिन में 4-4, 5 रैलियां और मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आज की स्थिति में बता रहा हूँ, तो उन्होंने यह बात कही कि माननीय अखिलेश जी भी हमारे चूंकि गठबंधन के साथी हैं, उनको भी बाहर अब आना पड़ेगा और ऐसी ऐसी रैलियां करनी पड़ेगी। उसको आपने किस परिप्रेक्ष्य में लिया, ये आपकी हेडक है, हमारी नहीं। नंबर दूसरी बात, एक आपको और बात बता देता हूँ, एक और पार्टी अभी मतलब है, थी तो नहीं बोलूंगा, बसपा, एक थी कांग्रेस, अब ये सब थी में ही चली गई हैं। ये क्या करते थे, ये कभी जमीन पे नहीं जाते थे, ना कभी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, ना कभी देखिए बसपा की चर्चा हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बसपा की चर्चा फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा, क्यों पूछा, सुनिए मेरी बात, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने कहा कि ठीक है आप गठबंधन दल है, आप ये सलाह दे रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन इस तरह की बात करने के लिए गठबंधन दल की बैठक होती है, नेताओं के आपसी संपर्क होते हैं, लेकिन जब मीडिया में आके इस तरह का बयान दे तो सवाल पूछना पड़ता है कि आगे का इरादा क्या है। और ओपी राजभर तो बहुत तेजी से पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल कही गई होगी, ऐसे ये बाहर अगर किसी ने पूछा है तो वही हम लोगों ने कहा भी है, ये अंदर भी बात कही गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं कि जो पार्टी मीटिंग या जो भी होती है उसमें ना कही गई हो, बिल्कुल कहा गया होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि हमारे माननीय अखिलेश जी गठबंधन के सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, तो उनको बताया गया। जी ठीक है। अरविंद यादव जी, अब आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कि उस पर कार्रवाई ना हो, मतलब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं जो डिमोलिशन की कार्रवाई अवैध निर्माणों पर चल रही है और जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर पहले से ही बहुत सारे आरोप हैं कि वो कब्जा करके बनाई गई है, वो कौड़ियों के दाम में जबरदस्ती खरीद करके बनाई गई है, इस तरह के आरोपों से घिरी हुई है वो जमीन जिस पर जौहर यूनिवर्सिटी बनी है। तो अब यहां से आगे क्या, मतलब पार्टी साथ देगी उनका इस लड़ाई में? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, पहले वो आरोप लगाते रहे हैं कि मैं जेल में था तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, इस कारण उनकी नाराजगी बढ़ी, गैप बढ़ा, और अब जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। आस्था जी सुनिए, हाँ आस्था जी सुनिए, आजम खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट जरूर ही जो भी कुछ निर्णय आएगा सबको सर स्वीकार होगा। कोर्ट की बातों को कोई अवहेलना तो करता नहीं, और कोर्ट ने ही जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय की लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़े, और आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी संघर्ष के कोख से निकले हुए एक मजबूत और वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं। अब समाजवादी पार्टी आज के डेट में न माने न जाने किसी भी नेताजी के साथियों को, तो इसमें गलती हम लोग की तो है नहीं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर उस नेता के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ अपमान होता है, जिसके साथ उपेक्षा की जाती है और दुख भी होता है। हम अभी आपके चैनल पे जब नाम गिना रहे थे तो समाजवादी पार्टी के साथ ही भाग खड़े हुए। आस्था जी, मुझे बहुत दुख होता है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी नहीं, लेकिन वो अगर डिबेट छोड़कर गए अरविंद जी, शिवपाल सिंह यादव जी के साथ वही लोग खड़े हैं जो संघर्ष किए हैं। आपके कहे गए शब्दों से आहत होकर डिबेट छोड़कर गए हैं। देखिए हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान बराबर है, और ये मंच हम आप सब लोगों को इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें। कई बार नोकझोंक होती है, वार पलटवार होते, लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी के लिए इस तरह की बात ना स्वीकार्य है और ना कहनी चाहिए। आस्था जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप हमें जलील करोगे, आप हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के लिए आए बाएं शब्द का प्रयोग करोगे तो मैं नहीं सुन सकता। मैं अपने पार्टी का पक्ष रखने आया हूं और मजबूती के साथ रखूंगा। ये मुझे भदौरिया जैसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता हूं, लेकिन एक अच्छा मसाजर मैं नहीं हूं। ये बातें समझनी पड़ेगी।
और मैं बार बार कहता हूं कि संघर्ष करने वालों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है, आपको रोकना चाहूंगी अरविंद जी, बड़ी अपडेट हमें यह मिल रही है कि आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब रोज मुलाकात होगी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। यह कहा है शिवपाल यादव ने। एक हफ्ते में आजम खान से 2 बार मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की। उनको जेल तक रिसीव करने गए थे जमानत के बाद शिवपाल यादव, काफी देर उनसे बातचीत हुई थी। 20 मई को आजम को जेल से लेने शिवपाल यादव खुद गए थे, उसके बाद भी मुलाकात आजम खान से हुई। और अब यह बयान शिवपाल यादव का कि अब तो रोज मुलाकात होगी और आने वाले समय में पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अरविंद यादव जी, चर्चा अभी हम आजम खान की कर रहे थे, लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव का यह बड़ा बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। शिवपाल जी, कल आपकी आजम खान के साथ बैठक हुई है इवनिंग में, कुछ इसके बारे में बताएंगे? अब बैठक रोज होगी, रोज होगी। क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चले जब समय आएगा सब पता चलेगा। तो बैठक अब रोज होगी, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। और चर्चा के लिए आलोक अवस्थी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं और पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद यादव हमारे साथ हैं। तो आलोक अवस्थी जी, पहले से ही कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव जो है उनकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि आजम खान के साथ मेरी रोज मुलाकात होगी। यानी प्रश्न वही कि क्या कोई अलग मोर्चे की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब दिख रही है? ऐसा धड़ा जो कि सपा खासतौर पर अखिलेश यादव से नाराज है, सीधे तौर पर भाजपा में नहीं जा सकता, लेकिन चुनावी समय में किसी तरह के समीकरण से परहेज या इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको अखिलेश यादव जी के पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा। अखिलेश जी ने कभी किसी के साथ जो है साथ दिया नहीं। जब उन्होंने अपने परिवार में किसी के साथ नहीं किया, तो वो अपने गठबंधन के दल के नेताओं के साथ क्या करें। आज जो है राजभर जी ने जो बयान दिया है, वह भी एक उनकी पीड़ा दिखती है कि वो अखिलेश यादव जी जो है जनता से कटे हुए हैं। वो फिर वही 6 महीने पहले इलेक्शन के जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, उसके पहले वो जनता के बीच जाएंगे नहीं, अमेरिका और लंदन घूमेंगे। यह एक तरीके से राजभर जी ने उनको मोहर लगा दी। मेरा साफ साफ कहना है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है अनुराग भदौरिया आज आजम खान के मामले में सपा को पेश करने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आज उनको राजभर के मामले में भी जवाब देना था, आज उनको जो है आजम खान सवाल में जवाब देना था, तो उन्होंने पलायन का रास्ता अपनाया। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हम सब अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, हम दल के नेता हैं, दल के प्रवक्ता इससे बुलाए जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, अनुराग जी को बचना चाहिए था, बाकी हमारे मित्रों को बचना चाहिए। हाँ, हम राजनीतिक दलों के नेता हैं, हम अब राजनीतिक बात जरूर करेंगे, हम दूसरे की कब बताएंगे। और हम साफ साफ हम फिर कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने किसी को ऐसा ठगा नहीं जिसको ठगा नहीं है, और यह आरोप बहुत स्पष्ट रूप से मुझे लगता था अनुराग देते कम से कम जवाब देते। आज शिवपाल जी यादव क्यों उनके साथ जो रहते हुए भी जेल से इतना नाराज हो गए, क्योंकि आपने उनकी दुर्गति करके रखी है। इतना बड़ा नेता जो मुलायम सिंह जी यादव के साथ रहते हुए पूरी पार्टी को जिसने खड़ा किया, जिनकी हर जिले में हर जगह पूछ है, हर जगह वो खड़े होते थे, उनका अपमान करके आप बिल्कुल एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो शुरुआत से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और ये मानकर चला जाता था कि जितना मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, आजम खान साहब की अपील, उनकी बातें, उनके भाषण, उसका असर होता था, उनकी बातों का एक वजन, एक मायने था अपने वोट बैंक के ऊपर, और जिसका सीधा सीधा जो फायदा है वो सपा को मिलता रहा है। आलोक जी, लेकिन बड़ा आरोप अनुराग भदौरिया जी, फिलहाल वो चले गए हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ थे तो वो ये भी लगा के गए। ठीक है, वापस आ गए अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका फिर से डिबेट में। और शिवपाल यादव ने अभी अभी बयान दिया, मैं आपको अपडेट कर देती हूं। उन्होंने कहा है कि अब रोजाना आजम खान से हमारी मुलाकात होगी और आगे आगे देखिए क्या होता है। अब जो होगा बहुत जल्द आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। एक तरफ नई कश्ती के इंतजार का इशारा आजम खान करते हैं और शिवपाल यादव कहते हैं अब तो रोज उनसे मुलाकात होगी। तो कब बाहर निकलेंगे? मैंने आपसे बोला कि हम समाजवादियों का मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार। आप सवाल मुझसे है ना? किससे सवाल? जी आप ही से सवाल है। सवाल किससे पूछ रही हैं आस्था जी? आप ही से पूछ रहे हो अनुराग जी, आप ही की आवाज जा रही है। मैंने कहा कि देखिए मेरा मुद्दा क्या है, हमारा संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी से। तो आप मुझे बता दिया करो भारतीय जनता पार्टी से मुझे मांगना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और जिस तरह की यहाँ पे कानून व्यवस्था टूटी हुई है, जिससे बिजली की समस्याएं हैं, यूथ परेशान है, एसआई के जो लोग बैठे हैं बेचारे अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पे, हमें अपने उत्तर प्रदेश की समस्या की बात करनी होती है। तो हमारा झगड़ा बीजेपी से है और पता नहीं आप किससे हमें जाके आप हमारी बात करा देते हैं। मुझे जो लेना देना नहीं जिस चीज से, मेरी समस्या लेकिन पार्टी के अंदर यदि किसी नेता की नाराजगी है अनुराग जी, उससे तो लेना देना है ना।
इतने मुद्दे उठाने के लिए मजबूत पार्टी की भी तो आवश्यकता है। यही बात चाचा मैं के कह बाद रहा अब हूं चचा ना। भी नाराज हो रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मजबूरी हो जाएगी। अरे ठीक है, नहीं मैं नहीं आपसे अरविंद कह जी, रहा हूं ना। अरविंद जी नहीं कहीं देखिए, कोई पानी अनुराग जी नहीं का आ ऑडियो जाएगा, बस अनुराग जी का ऑडियो जाएगा। अरविंद जी मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी आप फिर तब उसका उत्तर देंगे। अनुराग जी और ये बदतमीज जब आया करेगा, सुनिए आस्था जी, मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह के लोगों को आप बुलाओगे, हम लोग डिबेट में नहीं आएंगे। बदतमीज लोग जो होते हैं उनके साथ डिबेट थोड़ी की जाती है। इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से मैं बात कर रहा हूं। ये बड़े नेता बनने चले आते हैं, अभी अपना नाम नहीं पता है, क्या नाम नहीं लिख पाते। ठीक है अनुराग जी, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं बता पाएंगे, बोल बड़ा लंबा रहे हैं, तो इसलिए मैं हाँ, देखिए जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, और मैं आस्था जी दोबारा से बात कर रहा हूँ और दोबारा से आस्था जी बोल रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी से डिबेट करने के लिए आते हैं। हम इधर उधर की आप बेवजह हम लोग को मत भटकाया करो। अगर इधर उधर करना हुआ करे तो किसी और को बुला लिया करो। हम लोग बहुत गंभीर और जनता की समस्या की बात करने आते हैं। जवाब यहाँ पे ये नहीं बात करने आते वो जूता वो चप्पल ये चप्पल। ठीक है, मैंने उनको समझा दिया है, उनको समझा दिया है, और आइंदा से किसी भी पैनलिस्ट की व्यक्तिगत टिप्पणी इस शो पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी कमाल क्या है भाई, अभी नाम अपना नहीं पता है उनको, जिंदगी क्या है उनको नहीं पता है। अनुराग भदौरिया के नाखून के बराबर नहीं है और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, और पता है सबको कहेंगे अनुराग भदौरिया से मैंने डिबेट की, अनुराग भदौरिया से मैंने डिबेट की। देखिए हम यहाँ पर अरविंद यादव और अनुराग भदौरिया के बीच में जो नोक झोंक हुई उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बात खत्म हो गई, उनको समझा दिया गया। अब इस बात से आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आए। अपना गाना सुनाने के लिए ऐसा मत करिए, न्यूज 18 की तरह मत कराइए कि अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ता यहाँ पे अपना गाना गा रहे हैं, अपना बड़प्पन बता रहे हैं। समस्या यहाँ पे बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है, डिबेट में कंट्रोल करिए। सरकार से मुझे पूछना है कि 13 साल मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है अनुराग जी, आपने भाजपा से सवाल पूछा, अन्याय हुआ, इनके नेता कहाँ थे जब वो बच्ची के साथ घर में घुस के पीट के मार डाला, तब कहां चले गए थे इनके नेता? इनके भारतीय जनता पार्टी के समाज, इनके नेता कभी भी यहाँ लगातार चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब आलोक अवस्थी जी से ले लेते हैं। पार्टी के नेता उसमें तो नहीं बोलते। ठीक है, इस सवाल का जवाब आलोक अवस्थी जी से लेते हैं। और सवाल यही आलोक जी, क्या सपा का ये आरोप है कि आप उनके इंटरनल मैटर्स में क्यों दखल दे रहे हैं? चाचा रहे ना रहे, चचा रहे ना रहे, उससे क्या लेना देना? आप महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर बात क्यों नहीं करते? आस्था जी तो राजनीतिक कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, प्रमुख विरोधी दल है बीजेपी, तो हम क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? उनके घर में सरफड़ौल हो रही है, आपस में नेताओं में खींचतान हो रही है, गद्दी न चली जाए, अखिलेश यादव पूरी तरह यत्न कर रहे हैं कि चाचा बाहर निकल जाए, आजम खां बाहर निकल जाए, मुलायम सिंह को निकाल के उन्होंने बाहर कर ही दिया पहले से। तो जिस तरीके का एक गद्दी का वार हो रहा है, जिस तरीके से वार प्रतिवार हो रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आप कोई घर के अंदर की बात नहीं है, सार्वजनिक जीवन में रह करके आप बड़ों का अपमान करते हैं, तो चर्चा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि व्यक्तित्व की चर्चा होती है। लीडर कैसा हो उसके आधार पर जनता वोट देती है। तो जब लीडर इस तरह का होगा, जिसके संस्कार नहीं होगा और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, तो जनता कहाँ खड़ी होगी? इसीलिए उनको दोबारा से विपक्ष में भेजा गया है। मुझे लगता है फिर मैं जा रहा हूँ, लास्ट बात बोल दूं। और बहुत कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं दोबारा लास्ट वर्ड बोल दूं। और आजम खान दो उनके मंत्री थे, एक गायत्री प्रजापति को गले में लटका के घूमते थे और बलात्कार का आरोपी था, हमने सजा दिलवाई है उसको। आजम खान जो है जमीनों का कब्जा करते थे, गरीबों को जेल भिजवाते थे, उनको भी जो है जेल के अंदर 27 बजे जो है जवाब दे दूं। आस्था जी जवाब दे दूं। तो यह सरकार जो थी अखिलेश यादव, आस्था जी जवाब दे दूं। आलोक अवस्थी जी, आपने उनके सभी सवालों का जवाब दिया। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड में अपना जवाब, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ ललितपुर में, क्यों नहीं आपने उसके बारे में शब्द बोला? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्या उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है? और एक बेटी के घर में पीट के आपने उस बेटी को मार डाला। क्या आपने बता दो जरा एक बार, क्या उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव जी का क्या सम्मान किया आपने बता दो? हॉस्पिटल में मार डाला। गायत्री प्रजापति का बारे में बता दो। तिवारी को आपने लखनऊ में गोली से मार डाला, क्या वो उत्तर प्रदेश का बेटा नहीं था? आप किसी को भी गोली से उड़ा दे रहे हैं, कमाल की बात है। अरे हमने तो जो सीओ थे तंजील अहमद, उनके हत्यारों को फांसी दिलवाने का काम किया है, जिनको आपकी सरकार में मारा गया था। तंजील अहमद उसकी पत्नी को मारा गया था, उसको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सजा दिलवाई है, जिन आतंकवादियों को आपने छोड़ दिया था, अपराधियों को फांसी आपने दिलवाई है। हमारी सरकार अपराधियों को पकड़ती भी है। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा।
आप दोनों को फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी डिबेट में। हमारे साथ आरएसएस विचारक विशाल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। और विशाल जी, विपक्षी पार्टियों का यही आरोप है कि आप लोग भाजपा के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं 2024 के हिसाब से, जिसमें राम मंदिर भी आता है। अब ज्ञानवापी का जिक्र इसीलिए छेड़ा गया है ताकि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। आप एक पैरेलल लड़ाई लड़के एक जमीन तैयार कर रहे हैं भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, सत्य अपना रास्ता ढूंढ लेता है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, आप जिसको कह रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप बताइए मुझे, जो इतिहास है, यदि जो गलत इतिहास है अगर उन तथ्यों को सही किया जा रहा है दोबारा से, तो क्या गलत है? ये कौन नहीं जानता कि आक्रांताओं ने किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे मूल्यों को तोड़ा। प्रमाण है, लिखा हुआ है। आपने ज्ञानवापी की बात की तो अप्रैल 1669 का फरमान तो है ना, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित रखा हुआ है। इतिहास के पन्नों पर देख लीजिए, जो विदेशी लेखकों ने लिख लिया है। चलिए छोड़ दीजिए आप कि आप कहेंगे कि ठीक है भारत के लोगों ने लिख दिया, लेकिन जो आए थे उन्होंने देखा, वो जो लिखा है उसको तो मानेंगे। और अगली बात, आप मुझे बताइए कि जो सत्य है वो निकल कर आ रहा है ना, दीवारों पर चित्र मिल रहे हैं, वो वहां पे। लेकिन विशाल तो जी, इस सबको विपक्षी पार्टियां तो इस तरह से जनता के बीच में ले जा रही हैं कि ये महंगाई पर सवाल ना हो इसलिए अध्यात्म की घुट्टी पे लाई जा रही है, बेरोजगारी पर सवाल ना हो इसलिए इस तरह का अभी से नफरत जो है, बकौल विपक्षी पार्टियां नफरत समाज के अंदर फैलाई जा रही है। देखिए, नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये ऐसा बयान देने वाले वो लोग हैं जो अलगाववाद की मानसिकता से ग्रसित हैं कि एक तरफ तो हाथ में संविधान लेकर कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। पहली बार न्यायपालिका ने सर्वे का आदेश दिया था, किस प्रकार से जो है रोका गया था। तो अब आप देखिए ना, विरोधाभास तो देखिए कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, उसी संविधान के तहत न्यायपालिका के आदेश को नहीं मानते। और तो और आप मुझे एक सिंपल सा मेरा सवाल है, अपने आप को उन मुगल आक्रांताओं से क्यों जोड़ते हैं? सीधा सा बात है, आप उनको फायर कवर, मतलब जो है कवर फायर क्यों देने लगते हैं? सीधी सी मतलब ये बात है। और ये तथ्य किससे छिपा हुआ है? तो यदि उन इतिहास की गलतियों को सुधारा जा रहा है, हमारे प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को परम वैभव राष्ट्र संपन्न बनाने के लिए चरित्र का निर्माण में क्रियाशील है। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं वो तो निराधार है। और सत्य अपनी राह ढूंढ लेता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और प्रमाण को किसी प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। और चीजें जो है वो न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा, ठीक है, आप वेट करिए, इंतजार करिए, न्यायपालिका को अपना निर्णय देने दीजिए। लेकिन नहीं, न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो सबको स्वीकार करना होगा। तब तक तथ्यों को और तमाम तरह की जिरहें जो है वो दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने रखी जा रही हैं। पीयूष मिश्रा भी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में है। पीयूष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, वैसे तो आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, इस पर चल रही बहस को लेकर? क्या आपको भी यही लग रहा है सपा की तरह कि ये सब कुछ जो है वो आम जनता की नब्ज से जुड़ा मसला नहीं है, ये उनकी भावनाओं से जुड़ा मसला नहीं है, ये सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए है? नहीं, देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कोर्ट, माननीय न्यायालय का फैसला आया, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ, जहां तक अगर बात रही शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था की, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आप लोगों से भी एक विनम्र आग्रह करूंगा कि इसके साथ साथ इन मुद्दों पर भी आप चर्चा कराने का कष्ट करें, क्योंकि आप अगर डिबेट उठा के देखेंगी तो ज्ञानवापी चला, अच्छी बात है, था, जज का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, वो अच्छा हो गया, जो फैसला आया हमने सम्मान किया। अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बात उठाते रहते हैं, स्वास्थ्य की, कानून व्यवस्था की, अभी आपने देखा आज की सदन की कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश की देखी, उन्होंने खुद, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी खुद कह रहे हैं कि कैसे उनके साथ गाजीपुर में दुर्व्यवहार हुआ और उल्टे उनपे ही मुकदमा लिख दिया गया, चूंकि हम विपक्ष में हैं। कैसे आजम खान ओपी राजभर जी ने जो अखिलेश यादव को नसीहत दी है, ओपी राजभर ने जो अखिलेश यादव को नसीहत दी है एसी से बाहर निकलने की, ग्राउंड पर आने की, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर उस तरह की बात कहना, सीधे तौर पर सवाल उठाना है अखिलेश यादव की लीडरशिप पर? नहीं, सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं आस्था जी, उन्होंने क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह कहा कि अब सबको, क्योंकि भाजपा के पास देख ही रही है क्या क्या एजेंडे लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, और जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे इनको बात नहीं करनी है। क्या क्या एजेंडे ले आते हैं, कहाँ से ले आते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप में बात करिए ना। मैंने सवाल भी आपसे स्पष्ट पूछा था, उसको आप टाल गए। बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। इतनी देर बाद आपने तो मौका दिया है, आधे घंटे बाद, तो बोलने दीजिए। शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, ये सब मुद्दा लेके आते हैं। इनको जो बेसिक चीजें हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, देख रहे होंगे इनके एक स्वास्थ्य मंत्री जी आजकल छापे मार रहे हैं। वो क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। विधानसभा के अंदर बिजली कट जा रही है, इन्होंने वादा किया था बिजली फ्री करने का। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और नौकरियों के नाम पे, रोजगार के नाम पे कैसे स्क्रीन में रिंग करके दरोगा भर्ती में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, ये सबको पता है। तो इन मुद्दों की भी बात करने की जरूरत है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए, तेल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, ये तमाम मुद्दे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के भीतर भी आप लोग इसी तरह से उठाएंगे। विधानसभा के भीतर भी आप लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। जो वादा आपने किया था कि सदन से लेकर सड़क तक हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन कई बार जब विषय पर सवाल पूछा जाता है तो उसकी बात ना करके जब आप इन मुद्दों को बीच में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से आप बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं, कुछ मसलों पर राय जाहिर नहीं करना चाहते। आलोक अवस्थी जी, यहां पर विपक्ष का भी वही सवाल और पीयूष मिश्रा भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ 2024 के लिए हो रहा है। आज आप देख रहे हैं क्वाड के सम्मेलन में कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हाथों हाथ लेके चल रहा है। आज देश का सम्मान जो है विदेशों में बढ़ा है। किसकी वजह से बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी नेता नरेंद्र मोदी के पक्ष। आज जो है हम 2019 में दोबारा चुनाव में जीतकर क्यों आए? क्योंकि हमने डिलीवरी किया, हमने गरीब कल्याण की योजना चलाकर गरीबों को हमने जो है उनको उनका हक दिया, आबादी हक दिया। इसीलिए जनता ने वोट दिया, पहले से अधिक सीटें दी है। और मुझे लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश को लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों के दरवाजे तक जा रही है, हम हर घर नल देने की बात कर रहे हैं, हर घर बिजली देने की बात कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति को घर के ऊपर छत देने की जो हम बात कर रहे हैं। हमें 2024 में जो है 2019 से भी अधिक सीटें और 19 से अधिक जो है हमको जो है वोट प्रतिशत मिले, मेरा कहना है। और जितने सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं हमारे समाज सम्मानित दल जरूर विधानसभा में उठाएंगे, सरकार उसका जवाब देगी। वो यहाँ तो मैं यहाँ जवाब देता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए। सत्ता पक्ष का यही कहना है कि जनता ने हम पर यकीन करके हमको वापस सत्ता में लाकर बिठाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। लेकिन आजम खान को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है वो दिलचस्प हो चला है, इसलिए भी क्योंकि थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि अब तो रोजाना मुलाकात होती रहेगी और समय आने पर बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। तो इसीलिए इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव को घेरने के लिए शिवपाल यादव और आजम खान साथ साथ आ सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।